ठीक है। तो अभी पहले वाली वीडियो पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोगों ने बोला था कि संवैधानिक संस्थान जीएसटी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको आर्टिकल याद रखना है कि आर्टिकल है 279A, ये चीज़। दूसरा आपको याद रखना है कि इसको जो जोड़ा गया था तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 से जोड़ा गया। दूसरी बात याद रखना है कि इसके लिए जीएसटी परिषद के लिए राष्ट्रपति ने घोषणा की थी 25 सितंबर 2016 में राष्ट्रपति ने इसके बारे में घोषणा की थी। यानी कि जीएसटी परिषद 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 से जोड़ा गया 25 सितंबर 2016 को। और याद रखना है यह एक संवैधानिक संस्थान है। संवैधानिक संस्थान, इसका मतलब यह है कि संविधान में इसका उल्लेख है। और एक बात और याद रखना है कि यह पूर्ण रूप से संविधान में जोड़ा जाने वाला इकलौता संविधान संशोधन है। इससे पहले ऐसा जो भी परिवर्तन किए गए संविधान में पहले से उनके प्रावधान थे। अगर संवैधानिक दर्जा दिया गया तो वो पहले से उपबद्ध थे, लेकिन इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं था। अब आर्टिकल 279A को अगर पढ़ेंगे तो 279A को इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे। 279 जो ए है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि ये आर्टिकल 279A में जो अंदर सब आर्टिकल लिखे हैं, यानी कि उप खंड लिखे हुए हैं, यानी कि इसके साथ में सब क्लॉज लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हमको ये समझना है कि इस जीएसटी परिषद में 279A 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, 3 में क्या लिखा है, 4 में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब आर्टिकल 279A 1 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जीएसटी लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति जीएसटी परिषद के गठन की घोषणा करेगा। और इसी वजह से भारतीय राष्ट्रपति ने 25 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन की क्या कर दी भाई, घोषणा कर दी। यानी कि 25 सितंबर 2016 को, तो यानी कि कहा गया कि जो जीएसटी लागू होने के, यानी कि जो संविधान संशोधन कंप्लीट हो जाएगा उसके 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति इस बात की घोषणा करेगा कि जीएसटी परिषद का क्या किया जाए, गठन किया जाए। तो एक बात तो याद रखना है कि जीएसटी पारित होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति जीएसटी परिषद के गठन की घोषणा करेगा। तो किसको करना था, राष्ट्रपति को करना था। और कितने दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या हो गई कि इस जीएसटी परिषद के गठन की बात कब कर दी गई, 25 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। इसके बाद में देखिए आर्टिकल 279A 2 में क्या लिखा हुआ है, तो 2 की बात आपको याद रखना है कि इसके संगठन के बारे में बात की गई है। इसके संगठन के बारे में पहले तो राष्ट्रपति परिषद बनाने की घोषणा करेगा, दूसरा 60 दिनों के भीतर करनी थी, और तीसरा इसके संगठन में कौन कौन रहेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका अध्यक्ष होगा भारत का वित्त मंत्री। तो इसका हमेशा अध्यक्ष कौन होगा, भारत का वित्त मंत्री होगा। और इसके बाद में इसके सदस्य के रूप में कौन कौन शामिल होंगे, तो बिल्कुल आसान है। सदस्य कौन कौन होंगे, केंद्रीय राजस्व
केंद्रीय राजस्व या केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्रालय का राज्य मंत्री, यानी कि केंद्र से दो मंत्री शामिल होने हैं। एक तो भारत का कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री जो होगा, कैबिनेट मंत्री वो अध्यक्ष हो जाएगा, और केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्रालय का राज्य मंत्री जो इसके सहयोग के लिए होगा वो सदस्य होगा, तो दो लोग शामिल हो जाएंगे। और इसके बाद में अन्य सदस्यों के लिए क्या कहा गया कि राज्यों के वित्त मंत्री या अन्य मंत्री, वित्त मंत्री या अन्य मंत्री, और प्लस और किसके, और जिन संघ शासित प्रदेश, जिन यूटी में मंत्री परिषद है या विधानसभा है, वहां के मंत्री। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में संगठन हो गया। संगठन के बाद में एक बहुत खास बात 279A(3) में क्या लिखा हुआ है, 3 में बात लिखी हुई है कि राज्यों के मंत्री जो सदस्य के रूप में शामिल हैं, उनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करेंगे। यानी कि अपने में से ही एक सदस्य को क्या करना था, नियुक्त करना था। और ये बात किसमें लिखी है, आर्टिकल 279A में। देखो, पदेन अध्यक्ष कौन होगा, वित्त मंत्री, लेकिन उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसको करना है, तो याद रखना है कि ना तो राज्य मंत्री केंद्रीय भाग लेता है और ना ही वित्त मंत्री भाग लेता है, बल्कि राज्यों के मंत्री ही भाग लेते हैं और अपने में से ही एक सदस्य को क्या चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद में देखते हैं आर्टिकल 279 जो ए आर्टिकल का 4 सब क्लॉज है। 4 में क्या लिखा हुआ है, जीएसटी परिषद निम्न मामलों में सिफारिश की शक्ति रखता है, या निम्न मामलों में सिफारिश की शक्ति रखता है। ये बात आपको याद रखना है और यही सवाल बनेगा, यही मेन चीज समझना था कि जीएसटी परिषद की शक्तियां क्या हैं, आखिर क्या क्या करेगी। तो सबसे पहले क्या है कि इसका जो काम है वो संघ के मामले में या राज्य सरकार के मामले में या स्थानीय सरकार, क्योंकि सभी को रेवेन्यू चाहिए, राजस्व चाहिए, तो ये सिफारिश क्या करती है कि कर लगाने के लिए कि भाई कर कैसे लगाना है, कितना लगाना है। दूसरा उपकर और अधिभार, एक वीडियो में इस पर बना दूंगा कि उपकर क्या होता है, इसको सेस बोलते हैं और इसको सरचार्ज बोलते हैं। जो सेस है वो आर्टिकल 270 में है और जो सरचार्ज है वो आर्टिकल 271 में है। तो यानी कि आर्टिकल 270 पढ़ लेंगे इसके बारे में कि उपकर क्या होता है, और आगे चल करके आर्टिकल 271 में पढ़ लेंगे अधिभार क्या होता है। और दोनों टैक्स पर ही टैक्स होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो एक मामला ये हो गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को कर लगाना, उपकर लगाना, अधिभार लगाना, इस पर सिफारिश करना। किन प्रावधानों को कर से अलग रखना है कि भाई कर के दायरे में नहीं रखना, ये भी जीएसटी परिषद बताएगी। और कितनी छूट देनी है या किन चीजों पर, किन पदार्थों पर, किन सामानों पर, किन सेवाओं पर छूट देनी है, ये भी जीएसटी तय करेगी। अंतरराज्यीय व्यापार पर सिफारिश करना, हम लोग अभी आईजीएसटी के बारे में बात कर रहे थे कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार पर भी सिफारिश कौन करेगी, जीएसटी करेगी। कर की सीमा का निर्धारण, यानी कि अभी क्या क्या सीमा है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो अभी क्या है, ये क्राइटेरिया की है, तो 12% टैक्स लगेगा या 5%, 12%, 18 या 28%। इसका निर्धारण भी किसको करना है, जीएसटी परिषद को करना है। अब कहा गया है कि जब कोई आपात लगे या विपदा आ जाए उस समय पर कर को बढ़ाया भी जा सके और घटाया भी जा सके। राजस्व को अगर बढ़ाना है तो आपको जीएसटी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ऐसी विपदा आई है जिससे लोग टैक्स नहीं दे सकते हैं तो आप कर को कम भी कर सकते हैं, ये बात बोली गई है। पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष उपबंध यहाँ पर छूट दी गई है, और पहाड़ी राज्यों में आपको याद रखना है
कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य शामिल हैं, नॉर्थ ईस्ट के चाहे सिक्किम हो, मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा और मिजोरम हो, और यहाँ पर फिर है सिक्किम, यानी कि सिक्किम को शामिल किया गया है। सिक्किम के बाद में उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है, और इसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल किया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध का प्रोविजंस किया गया है। इसके बाद में क्या कहा गया कि परिषद द्वारा जीएसटी के लिए विशेष सिफारिश करना। अब आगे चल करके अगर जीएसटी पर कोई सुधार करना है तो सुधार करना भी किसकी सिफारिश में शामिल हो जाएगा, जीएसटी परिषद की सिफारिश में शामिल हो जाएगा। इसके बाद में देखिए कि आर्टिकल 279 ए के अंतर्गत 5 में क्या रखा गया कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको जीएसटी के बाहर रखा गया है। अभी बीच में चर्चा भी हुई थी लेकिन राज्यों ने इसे मना कर दिया था। वैसे शामिल करना चाहिए, नहीं तो जिस हिसाब से पेट्रोल राइज हो रहे हैं उस हिसाब से सोनार के यहाँ पे सोना नहीं पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र का विकास ठीक है लेकिन हमारे घर का विकास भी तो ठीक होना चाहिए ना, पता चले घर का विकास ही नहीं हो रहा तो दिक्कत दोनों तरफ। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश क्या करनी चाहिए, पेट्रोलियम पदार्थों को आप जीएसटी के अंतर्गत लाइए। जब आप टैक्सेशन से प्रॉफिट ले सकते हैं तो आप अगर जीएसटी ला करके जनता को प्रॉफिट दे सकते हैं तो आपको करना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि आपको जिसमें लाभ हो रहा है आप अपनी चीज़ों को तो आपने जीएसटी के दायरे में रख लिया, और जिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको उठाना है, जो दैनिक जीवन उपयोग की चीज़ें हैं, आपने उसको क्या कर दिया, आपने जीएसटी के बाहर रख दिया। आपको लाना चाहिए इसके अंतर्गत। और इसके बाद में 6 में क्या लिखा हो कि राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना, यानी कि जीएसटी जो अंतर्राज्यीय व्यापार होगा एक ऐसा बाजार बनाएंगे। और ये सच भी है क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट मध्य प्रदेश में जो प्राइस होगा आप तमिलनाडु में खरीदोगे वही प्राइस हो जाएगा। तो इसी वजह से इससे क्या निर्माण होगा, राष्ट्रीय बाजार निर्मित होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सामान खरीद सकता है क्योंकि एक जैसा उसे प्राइस मिलेगा, तो ये थोड़ा सा आसानी होगी। इसके बाद में इसमें कहा गया है कि जब जीएसटी परिषद काम कर रही होगी तो जीएसटी परिषद काम करते समय एक गणपूर्ति का इस्तेमाल करेगी। एक संख्या निर्धारित की गई है और कहा गया है कि जीएसटी परिषद तभी अपने काम करना शुरू करेगी जब कुल सदस्यों के कम से कम आधे, जितने भी सदस्य होंगे उनके आधे सदस्य उपस्थित होंगे, तभी जीएसटी परिषद की कार्यवाही चलेगी। इसके बाद में जीएसटी परिषद अपने संचालन के लिए नियम बना सकती है, यानी कि जीएसटी परिषद को इस बात का अधिकार है कि वह किस तरीके से कार्य करेगी। इसके नियम के बारे में उल्लेख किया गया है 279A8 में। अब मेन पॉइंट आता है 9, यानी कि इसमें जो आप सब क्लॉज अगर देखेंगे 9 में, तो वो जीएसटी परिषद को मेन शक्ति प्राप्त है। तो जैसे सपोज करो कि पेट्रोलियम पदार्थ को अगर जीएसटी में लेकर के आना है ना, तो पता है कैसे लेकर के आएंगे। 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कहा गया है कि जो मत का अधिकार होगा वो कैसे होगा। तो सपोज करो कि कोई संख्या में ले लेता हूं 30, यानी कि 30 कोई संख्या ले लेता हूं, एक रेशियो ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, तो इनमें से जो 2 सदस्य हैं उनकी वैल्यू होगी 10, यानी कि जो वित्त मंत्री होंगे, राज्य वित्त मंत्री होंगे, उनकी वैल्यू होगी 10, और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य शामिल होंगे उनकी वैल्यू होगी 20, यानी कि राज्यों की वैल्यू हो गई 2/3 और केंद्र की वैल्यू हो गई 1/3। कैसे होगा समझा दूंगा। अब क्या होगा कि सपोज करो, और लेकिन पारित कैसे होना है, तो 30 का 3/4, 30 का 3/4 कितना हो जाएगा 90/4, 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8, लगभग 22, कितना हुआ 4 दूनी। सपोज करते हैं ऐसा संख्या ले लेते हैं जो जिसको डिवाइड करना 100 ज्यादा आसान रहेगा। तो सपोज करिए आप लोग सोच रहे होंगे मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसे, तो 33 वैल्यू 1/3 किसकी हो गई, केंद्र की, और 2/3 यानी कि लगभग 67 के आसपास में हो गई, ये वैल्यू हो गई राज्यों की। अब पारित किससे होना है, तो पारित होना है 100 का कितना 3/4, यानी कि 3/4 से पारित होना है। तो अब आपको ऐसे याद रखना है कि 3/4 का मतलब है 1/3 किसका माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा, और 2/3 किसका माना जाएगा, राज्यों का माना जाएगा। और सपोज करो कि अगर 10 सदस्य या 30 सदस्य उपस्थित है, सपोज करो वही बता रहा था 30 सदस्य उपस्थित है, तो 30 सदस्य का मतलब ये हो जाएगा कि 10
काउंटिंग कर ली जाएगी केंद्र की और 20 काउंटिंग कर ली जाएगी राज्य की, और इसके बाद में इनका जो बहुमत निकल करके आएगा उसके 3/4 से पारित होना है। तो वैल्यू केंद्र की कितनी है 1/3, राज्य की कितनी है 2/3, लेकिन इसको पारित कितने से होना है 3/4 से। तो इस वजह से केंद्र की वैल्यू बहुत ज्यादा है। बताओ सिर्फ 2 सदस्य हैं और टोटल जो मतदान का 1/3 भाग इनके हिस्से पर जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद में देखिए सब क्लॉज 10 में क्या लिखा है कि जीएसटी परिषद की कार्यवाहियां इसलिए अमान्य नहीं मानी जाएंगी कि सदस्यों की अनुपस्थिति है, यानी कि किसी राज्य में सरकार नहीं है या राष्ट्रपति शासन लगा है या किसी वजह से उसकी अनुपस्थिति है या गठन में कोई त्रुटि हुई है और इस आधार पर पुराने निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये चीज। और विवाद के निराकरण के लिए एक तंत्र की स्थापना की बात कही गई है, और ये तंत्र बनेगा किसके विवाद को दूर करने के लिए, केंद्र राज्य विवाद को दूर करने के लिए, राज्यों के बीच अगर विवाद हो उसको दूर करने के लिए। एक तरफ केंद्र राज्य है और दूसरी तरफ अन्य राज्य के बीच में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो एक तंत्र की स्थापना की बात कही गई है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया आपका जीएसटी का।